Hi friends, I'm back with our topic that is drugs acting on ANS. So last time हमने एक बेसिक आइडिया लिया था कि ANS होता क्या है और ANS की क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, मेरी पढ़ने की ट्रिक और पढ़ाने की ट्रिक बहुत अलग है। तो सबसे पहले आज हम ये लिख लेते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या क्या, हम क्या क्या कवर करेंगे। ओके, लास्ट टाइम का वीडियो आई गेस थोड़ा सा लेंदी हो गया था, सो आई विल ट्राई टू कंप्रेस इट। ओके, सो हम लोग आज 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला होगा बेसिक आइडिया अबाउट रिसेप्टर्स। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ACH जो है टर्म मैंने यूज़ किया है, हमें पता ही है, हम सब फार्मा वाले स्टूडेंट्स हैं क्या मेडिकल क्या डेंटिस्ट्री। और चौथा जो है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली आज इस वाले टॉपिक को छोड़ के, दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक, बेसिक आइडिया अबाउट रिसेप्टर्स। क्योंकि देखिए, अगर हम शुरू से स्टार्ट करने वाले कि फार्माकोलॉजी में शुरू में रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन ऐसा होता है वैसा होता है, उतनी डिटेलिंग के लिए मैं दूसरे वीडियोस बनाऊंगी। बट हाँ, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इससे हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं तो हम अच्छा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें हमारे रह जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एजेंट्स, और जिसको हम कहते हैं कोलिनोमिमेटिक्स या फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। मैंने लास्ट टाइम बताया ही था आप लोगों को कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करने वालों को हम कहते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स, या फिर एड्रीनर्जिक सिस्टम भी कहा जाता है उसको, और जो पैरासिम्पैथेटिक पे करता है वो कोलिनर्जिक। तो हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट हाईलाइट इट। चलिए, बोले हर हर महादेव, स्टार्ट कर देते हैं। सो पहली चीज़ तो हम रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं। गाइस, डायग्राम पे मत जाना। अब हॉर्मोन्स की बात हो रही है तो हो सकता है थोड़े हार्मोन वाइज भी डायग्राम बन सकते हैं मेरे। सो दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस वन SYNAPTIC, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोकेमिकल्स को, जो भी न्यूरोकेमिकल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आता है वो किस पे जाके अटैच होता है, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, पहला तो हमने सबसे, ये तो हमने 11th-12th क्लास में पढ़ा होता है कि हाँ यार ऐसे टाइप का एक रिसेप्टर होता है, वहाँ से आया, रिसीव किया बेसिकली। ठीक है, और एक और टाइप का रिसेप्टर होता है जिसे हम ऑटो रिसेप्टर कहते हैं। ऑटो रिसेप्टर। अब यहाँ से तो समझ में आ गया हमें, वी अंडरस्टूड दैट यहाँ से न्यूरोकेमिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोकेमिकल्स आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उस पर जाके बाइंड करेंगे। बट द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटो रिसेप्टर्स। सो गाइज, बेसिकली ऑटो रिसेप्टर वी कैन एक्सप्लेन कि एक टैप की तरह होता है। ये बाल्टी भर गई, नल चालू है, बाल्टी भर गई, तो अब हम क्या करते हैं, नल को बंद करते हैं। सो बेसिकली दिस इज द कुंडी ऑफ नल, कुंडी ऑफ नल। ओके, डोंट गो ऑन बॉलीवुड, देर आर अ लॉट ऑफ सीन्स हैपनिंग, लॉल। सो जब यहाँ पे हार्मोन सर्ज हो जाता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज हो जाता है, एंड जितना हमें रिक्वायर्ड होता है हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को या फिर न्यूरॉन को ट्रांसमिशन के लिए, जितना रिक्वायर्ड होता है ताकि वो एक इम्पल्स जनरेट कर सके और मैसेज को कंडक्ट कर सके, उसके बाद बचा हुआ रिसेप्टर कहाँ पे जाता है, ऑटो रिसेप्टर पे होता है, एंड इट गिव्स द सिग्नल टू प्री synaptic neuron to stop the secretion of the hormone, of the neurochemical and whatever is coming through it. Okay, so देख लिया हमने। अब अभी जब मैं आगे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने, मतलब आई मीन मैंने क्यों दिया इसका इंट्रोडक्शन एक बेसिक। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे। सो सेकेंड इज कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स।
प्लीज़ हैंड राइटिंग पे मत जाना यार, अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी बना दूंगी, बट वही है। लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एम टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। एम का मतलब होता है म्यूसरेनिक और एन स्टैंड्स फॉर निकोटिनिक। ओके, सो म्यूसरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी, अब ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये हमारे पास आ गए 5 टाइप के, और एन जो आ गया हमारे पास 2 टाइप का। लाइक एन को आप 2 टाइप के होते हैं कैसे याद करोगे? इट्स लाइक कैन से नो, एंड नो कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, एंड नो, इट्स लाइक दिस। एंड एम इज 5, एम इज 5, ओके। M1, M2, M3, M4 and M5 type of receptors, type of sorry, I'm not having corona, don't worry, it's just the तड़का effect of my mother. So M4, M5 ये 5 तरीके के हमारे पास म्यूसरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। और अब हम इनके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो M1, M2 और M3 की लोकेशन तो एग्जैक्ट हमें पता है, साइंटिस्ट को और जितने भी लोग थे रिसर्चर्स में पता चल चुका है कि ये 3 तरीके के 3 सब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं। बट M4 और M5 रिसेप्टर्स, इसका ये हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल सिस्टम में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन अभी तक हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं कि ये करते क्या हैं और ये कहाँ पे हैं। बट या दे आर फाउंड इन CNS. This much knowledge is given. Now we are going to talk about the location. So first of all, M1, M2 and M3, here we have written this. So M1 is found in gastric glands, autonomic ganglia and CNS. I'm sorry, this is my fault. I always write it in this sequence. So this is CNS. In the CNS, M1 type of receptor is found in this. Okay, and M2 is found in heart. Whenever the word heart comes, I don't know why I always get a smile. Heart and hormones. Maybe it's not the H effect, it's the age effect. Lol. So M2 हम कैसे याद करेंगे यार कि heart में present होता है? We say ना, I too care. So I'm also into it. I too, M2. So that's how दिल का दिल से नाता. So M2 types of receptor is found in heart. And now M3. M3 is in smooth muscles, exocrine gland and endothelial cells. Okay. सो अब मैं लास्ट क्लास में आपको निमोनिक्स इसके बता दूंगी कि M1, M2 और M3 को कैसे याद करना है। M2 का तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन M3 और M1 का भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी। सो एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ डोंट माइंड माई वर्ड्स, हमें पढ़ना है यार। सो जस्ट लेट इट गो विद द फ्लो, लेट्स जस्ट चिल एंड स्टडी, बिकॉज वी हैव टू लर्न इट एंड वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड। सो जितना हैप्पी होके पढ़ेंगे ना फार्माकोलॉजी, उतने अच्छे से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे, दैट इज एन। आई थिंक आई शुड टेक अ पेन। एन स्टैंड्स फॉर निकोटिनिक, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब एन होता है और एम होता है। M stands for muscle, so neuromuscular junction पे पाया जाने वाला is neuro, N-E-U-R-O, muscular junction, and N is found in adrenal medulla, and again autonomic ganglia. ठीक है, याद रखिएगा, मैं लास्ट में दूंगी इसके निमोनिक्स। ओके, सो हमने यहाँ पे एक सेकेंड वाली चीज़ भी पढ़ ली, जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर वाली चीज़ भी हमने पढ़ ली, एक बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। ओके, सो अब हमें पता है कि अगर M1 रिसेप्टर है, M1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड CNS में पाया जाता है। तो यार हमें इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि ये क्या फंक्शन करेंगे। तो M1 जो है हमारा क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रमोट करेगा सिक्रीशन को। हमें पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो ये हमेशा प्रमोट करेगा
गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, क्योंकि सिंपैथेटिक का अगेंस्ट में काम करता है ये। उसके बाद फिर हम जाते हैं M2 पे। M2 पे है तो ये डिप्रेसेंट इफेक्ट्स करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा। फिर हम आते हैं M3 पे। M3 अगेन कहाँ, स्मूथ मसल्स में, तो कंट्रैक्शन करेगा स्मूथ मसल्स का हमेशा। एक्सोक्राइन ग्लैंड में है तो हमारे टीयर्स वगैरह जो भी है इसको निकलने में प्रमोट करेगा। एंडोथेलियल सेल्स है तो एंडोथेलियल सेल्स से हम क्या करेगा, एंडोथेलियल सेल्स के साथ में ये उनके बीच में ऐसे केमिकल्स को या फिर ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाएगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये काम रहता है हमारा M3 M2 का। और हमें यहाँ तो पता है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या काम करेगा, एड्रिनल मेडुला से क्या निकालेगा, ये एड्रिनल ऑटोनोमिक गैंग्लिया से क्या करेगा। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या रखा हुआ है, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है ना, दिस इज द मेन न्यूरो केमिकल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या फिर कोलिनर्जिक सिस्टम। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। अगेन गाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद अ डायग्राम। आई विल ट्राई, होप सो इस बार डर्टी ना बने। फाइन, दिस वन इज ओके। हम चलते हैं हमारी 11th-12th के बेसिक्स पे। ये हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स, जब भी हमारे पास कोई इम्पल्स आता है तो हमेशा ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं ये स्टोर करके रखते हैं किस चीज़ को, अगेन ओ माय गॉड आई फॉरगॉट टू मेंशन इट विद माय ग्रीन पेन। ये इसमें न्यूरोकेमिकल्स हैं। ओके, तो हमें पता है कि न्यूरोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो साइनेप्टिक वेसिकल्स फटते हैं। फटने के बाद क्या होता है, न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है। फिर ये हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। फिर यहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो इनसे बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। हमने रिसेप्टर्स में अभी पढ़ा कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑटो रिसेप्टर होता है, ओके। सो चलिए अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन क्या कैसे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, MC लिख देती हूँ, नहीं यार रहने तो ऑफेंसिव हो जाओगे, माइटोकॉन्ड्रिया ही लिख देती भाई, MITC, ओके, नो MC। माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल कोएंजाइम A का सिंथेसिस करता है। एसिटाइल कोएंजाइम A का सिंथेसिस करता है। अब क्या होता है, हमें पता है बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे गेट्स पाए जाते हैं, कुछ पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन होता है कोलिन का, बाहर से अंदर गया, CHOLIN, choline. Now what is the function of choline? Why is it required? जब एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ में कोलिन मिलता है तब ये सिंथेसिस करता है एसिटाइल कोलिन का with the help of choline acetyl transferase, ओके। सो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ने एसिटाइल कोएंजाइम A का सिंथेसिस किया, उसके बाद फिर कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हुआ, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हुआ, बाहर से अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, कोलिन के साथ मिलके ये हो गया हमारा एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट। लेकिन एसिटाइल कोलिन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, इन दोनों के टाइम पे एसिटाइल, ओके लेट मी स्टार्ट इट विद अनदर पेज, ओके जस्ट वेट।
एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में कोलिन, और इसके ऊपर फिर एक्ट करेगा क्या, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, हम CH कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज ये एक्ट करेगा, और फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन जाके क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा साइनेप्टिक वेसिकल्स में, जाके ये स्टोर हो गया। अब हमारे पास आया, न्यू पेन लेते हैं हम, हमारे पास यहाँ से जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल, बर्स्ट हुए साइनेप्टिक वेसिकल्स, और फिर फाइनली ये रिलीज हुए। ये रिलीज होने के बाद जितना रिक्वायर्ड था, और हाँ गाइज एक और चीज़, जो यहाँ पे ये साइनेप्टिक जंक्शन होता है, न्यूरोकेमिकल जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरल जंक्शन जिसे कहा जाता है, हमारे पास साइनेप्टिक गैप भी कहा जाता है जिसे, इस गैप में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल पाया जाता है जिसे बोलते हैं कोलिनेस्ट्रेस, CHOLINEST और ASE, कोलिनेस्ट्रेस। कोलिनेस्ट्रेस क्या करता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है। लाइसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रोलिसिस कर देगा किसका, एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस करके वो इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक एसिड या फिर एसीटेट, एसिटिक एसिड या फिर एसीटेट प्लस कोलिन। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बाहर से अंदर एसिटाइल कोलिन कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये तो हमें पता है। लेकिन एक डाउट था जब मैंने स्टार्ट किया था इसको पढ़ना, तो द वेरी फर्स्ट डाउट विच नॉक्ड माई माइंड वॉज कि यार बाहर आया कहाँ से, कोलिन बाहर कहाँ से आ गया, ऐसा तो हुआ नहीं। ओके, परमात्मा ने हमें शरीर दिया, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर बॉडी। सो दिस कोलिन, दिस again comes in the action whenever the synthesis of acetylcholine is required. It enters through carrier mediated transportation, binds up with acetyl coenzyme A, and then what happens, we know, कोलिन ट्रांसफरेज की मदद से फिर वो जाके एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। जितना चाहिए उतना अमाउंट लग गया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया किसने, कोलिनेस्ट्रेज ने। हाँ, हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है, लेकिन थर्ड टॉपिक से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। अब कोलिनेस्ट्रेज के बारे में हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें इसका बहुत फंक्शन है, इसका काफ़ी रोल है। सो प्लीज़ इस वाले पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा। अब हमारे पास ये भी दो तरीके के पाए जाते हैं। अगेन यू नो दिस इज फार्मा, सो दिस इज गोना देयर इज गोना बी सो मच ऑफ क्लासिफिकेशन, सो प्लीज प्रिपेयर योर माइंड फॉर फ्लो चार्ट्स एंड अदर थिंग्स, एंड आई थिंक माई पेज नीड्स a sketch pen to write. Okay, this is true types and another one is not false guys. False होगा तो होगा ही नहीं, pseudo, a pseudo. ट्रू एंड फॉल्स टाइप। सो गाइज ट्रू टाइप्स के क्या होते हैं, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये सब पाया कहाँ पे जाता है यार। तो ये गैंग्लिया में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन और मिथाकोलिन, इनको रैपिडली, बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज कर देता है। Whereas the pseudo one, what does it do? ये बहुत सारे वेराइटी को तो करता है, कोलिन की वेराइटी को, बहुत सारी वेराइटी को करता है, लेकिन सबको नहीं कर पाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें से ये किसको नहीं कर पाता है। सो मिथाकोलिन जो होता है, it cannot be hydrolyzed by this pseudo guy. You know, pseudo people cannot just melt everybody and take out into the bottle. Fine. So अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन पे। और हाँ प्लीज़ आप लोग फ्लो चार्ट को दिमाग में रखिए।
हर वक्त वो चीज़ें याद आती रहती है और हमेशा बैक फ्लो में अपनी मेमोरी को यूज़ कीजिए हमेशा। जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, ये क्या है, सूडो वाला क्या करता है, सूडो वाला मेथाकोलिन को नहीं कर पाता है। क्वेश्चंस यहीं से अराइज होते हैं यार। दोनों के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हो समझ में आ जाता है, अच्छा ये है, इसमें ये नहीं है, उसमें ये है, दैट्स इट। हम वीडियो वैसे ही बहुत लेंदी हो रहा है गाइस, तो हम जल्दी जल्दी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। ओके, तो हमारा क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। वेट, लेट मी टेक अ न्यू पेज, जस्ट वेट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा लगेगा, बट हाँ प्लीज़ आप लोग हमेशा बैक फ्लो में रखिए माइंड को, हमेशा फ्लो चार्ट को उल्टे में पढ़िए, बहुत अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे सिंपल वे में बताती हूँ, एक तो डायरेक्ट एक्टिंग करेगा और एक इनडायरेक्टली एक्ट करेगा। डायरेक्टली एक्टिंग में फिर हमारे पास दो वेराइटी आ जाती है, एक आ गया कोलिनेस्ट्रेज। अभी इसके जस्ट पहले में ही मैंने आपको कोलिनेस्ट्रेज बताया था, जो सूडो और ट्रू टाइप के होते हैं, या सूडो एंड ट्रू टाइप के। और दूसरा है एल्कलॉइड्स, और इसको हम कहते हैं एंटी कोलिनेस्ट्रेज। ये नाम पढ़ के ना यार बहुत कंफ्यूजन होती है। ये याद रखिएगा कि ये एंटी कोलिनेस्ट्रेज है, एंटी कोलिनर्जिक नहीं है। मतलब कि एंटी कोलिनेस्ट्रेज है मतलब कि ये कोलिनेस्ट्रेज के अगेंस्ट काम करेगा, कोलिन के, एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। ओके, ये कोलिनेस्ट्रेज पे एक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, ये याद रखना। क्योंकि ने इसमें आगे भी हम क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो उसमें कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक तक आ जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ याद रखिए दिस इज कोलिन एस्ट्रेज। इससे याद रखिए कि यार यहाँ कोलिन एस्ट्रेज है तो इसके ऑपोजिट में एंटी कोलिन एस्ट्रेज ही रहेगा। अब ये भी हमारे दो टाइप के आ जाते हैं, एक रिवर्सिबल